बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। एक तरफ तहरीक इंसाफ का जो है वो सियासी एहतजाज है, धरना, लॉन्ग मार्च है, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है 25 अक्टूबर नज़दीक आ रही है और हुकूमत की ये कोशिश है, हुकूमत के इत्तेहादियों की ये कोशिश है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले आइनी तरमीम कर ली जाएं, और वरना ये टेंशन है हुकूमत को कि कहीं जो है इलेक्शन ऑडिट का हुक्म ना हो जाए या इलेक्शन का रदम करार ना दे दिए जाएं 25 अक्टूबर के बाद। सूरत क्या बनने जा रही है, और फिर हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद मुकदमात दर्ज हुए तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ और वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़। अली मीन गंडापुर की गुमशुदगी पर ख़ासी तनकीद हो रही है, और उनकी वजाहतों के बावजूद भी जो है जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं या सोशल मीडिया वर्कर्स हैं तहरीक इंसाफ के या आम शहरी जो है वो उनकी कहानी पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? मौलाना हुकूमत के साथ बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, मौलाना मानेंगे या हुकूमत को नंबर गेम पूरी करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा? इस सारी सूरत हाल पर तजिया करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनसे बात करेंगे। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त का। सर, मुझे बताइएगा कि आइनी पैकेज जो है वो तैयार है। पहले ड्राफ्ट था 54 तरमीम का, फिर कहते हैं कि 25 तरमीम जो है वो हो जाएंगी, और फिर कहा जा रहा है कि आइनी कोड बन के रहेगी। अब ये आइनी कोड कैसे बनेगी, आप बेहतर समझते हैं कि नंबर गेम कैसे पूरी होगी सर? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो आप मसले की बात जिस तरह आप कर रहे हैं वैसे ही हुकूमत के अफराद की तरफ से भी आ रही है। ये आईनी तरमीम है या कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, हाईली कॉन्फिडेंशियल, मुझे नहीं समझ, क्योंकि आईनी तरमीम जो होती है वो तो एक ऐसा मामला होता है जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, कौमी सतह के ऊपर भी एक डिबेट कराई जाती है। और इवन 18वीं तरमीम जब हुई थी उसके लिए 9 महीने तक मतलब डिटेल्ड डिलिब्रेशन हुई थी, सिटिंग्स हुई थी। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या तरमीम है और कौन सी तरमीम है जिसको लाने की कोशिश हो रही है, और 25 को क्या कौन सा डे है जिसके ऊपर इस तरमीम को उससे पहले हो जाना चाहिए। तो ये एक इंतहाई मशकूक और एक गैर सियासी सा रवैया और गैर सियासी और गैर जमहूरी इक़दाम लगता है जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। और इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ जो मुझे समझ आ रही है कि हुकूमत के पास नंबर्स तो है नहीं कि वो ये तरमीम कर सके, उसके बावजूद वो तरमीम कर रही है। तरमीम का मुसव्वदा तो उनके पास है नहीं, उसके बावजूद वो तरमीम को पास कराना चाह रहे हैं। उसके बाद उससे आगे बढ़ते हुए इस असेंबली के पास जो इस वक्त खुद बैठी हुई है उसके पास अपनी एग्जिस्टेंस का जवाब नहीं है, उसके बावजूद वो अमेंडमेंट करना चाहती है। तो ये जो अमेंडमेंट है हकीकत में ये अमेंडमेंट नहीं है, ये अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा खुदकुश इक़दाम है जो ये असेंबली और ये हुकूमत करना चाह रही है, जिसके नतीजे में वो समझते हैं कि अदलिया उनके कंट्रोल में आ जाएगी और पूरा मामलात जो हैं, जो आइंदा के चैलेंजेस हैं, वो उन्हें फेस नहीं करने पड़ेंगे। और ऐसी एक एफर्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने 1996 में भी की थी, जब उन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की थी और आईनी तरमीम का अख्तियार भी वजीर आजम को देने की कोशिश की थी। तो ये जो तरमीम है, अगर इसका जो थोड़ा बहुत सुनगुन हमें मिली है उसके मुताबिक तो ये है कि इस तरमीम के जरिए हुकूमत जो है वो जरदारी साहब भी अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं और शहबाज साहब भी अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, और अदालतों के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट और अदालती अमूर को वो अपने अंगूठे से और अपनी चाबी से करना चाहते हैं। तो फिर ये मतलब ये कोई जमहूरी रवैया या जमहूरी इक़दाम या कोई सियासी इक़दाम तो है नहीं, ये एक मतलब आमराना सोच रखने वाले खानदानी आमरीत से निकले हुए हुक्मरानों की एक नाजायज और नाकाबिले अमल ठीक है एक ताकत है जिसको वो करना चाह रहे हैं।
तो सर जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? हमने देखा पहले कि जो 18वीं तरमीम थी वो काफ़ी माह लगे, 9 माह से ज़्यादा का अर्सा जो है वो लग गया था। और एक तो ये बताइएगा कि सर कि ये ड्राफ्ट खुफिया रखने की वजह क्या है, इसे पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा? हर सियासी जमात कह रही है कि हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है, हम ड्राफ्ट देखेंगे तो जो है वो आगे बात चलेगी। इवन वकला भी कहते हैं कि ड्राफ्ट जो है वो ओपन किया जाए। तो एक तो सर ये बताइएगा कि ड्राफ्ट खुफिया रखने की वजह क्या हो सकती है, और फिर दूसरी इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? देखिए, ये दोनों चीजें तो वैसे तो असूली तौर पे ये दोनों चीजें हुकूमत ही बता सकती है कि वो ड्राफ्ट को खुफिया रख के अमेंडमेंट क्यों कराना चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ज़हनी तवाज़ुन नहीं है कुछ ठीक हुकूमत का अपना। अच्छा, उनका वैसे सियासी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, उनके नंबर का तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, उसका असर जो है उनके ज़हन तक फैल गया है, जिसके बाद वो इस किस्म की बचगाना हरकतें कर रहे हैं। अब आज मैं 2 कायदीन की हुकूमत के स्टेटमेंट देख रहा था। एक कह रहे थे कि जी वो बिलावल साहब की शायद स्टेटमेंट थी कि अगले सीजे जो है उनकी अहलियत को वो क्वेश्चन कर रहे थे, और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जी अगर नए चीफ जस्टिस आ गए तो उसके नतीजे में हुकूमत का ऑडिट शुरू हो जाएगा। भाई, हुकूमत का ऑडिट तो ड्यू है, हुकूमत का ऑडिट को तो डेट गुजर रही है, 3 महीने में ये ऑडिट होना था। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑडिट की ब्रेक के ऊपर बैठा हुआ है जाके खुद, और हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तवानाइयां लगा के अपने गैर मुंतखब फार्म 45 की हुकूमत बनने के बजाय 47 की हुकूमत को कायम रखने की कोशिश कर रही है। तो ये सारा अमल जो है ये कैसे चलेगा? मैं तो इसको समझने से कासिर हूँ। तो सर ऑडिट जो है वो आप समझते हैं कि होगा 25 अक्टूबर के बाद? मेरा तो ख्याल है ऑडिट का टाइम तो गुजर रहा है, और ऑडिट तो हो जाना चाहिए था अब तक, आइंदा भी होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा भी। क्योंकि देखें, आपने ये मुल्क जो है अगर इसको चलाना है तो इसको आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ठीक। ये किसी फर्द या किसी बच्चे की या किसी अफराद की विम्स पे नहीं चल सकता। ठीक है, इसको आइन और कानून के मुताबिक चलाना पड़ेगा, और अगर आइन के मुताबिक चलाना है तो आइन का एहतराम करना पड़ेगा। कानून तकाजा करता है कि इलेक्शन के बाद ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए, इंडिपेंडेंट बनने चाहिए, जो तमाम कंप्लेंट्स जो उनको एड्रेस करें। और फिर इस वक्त तो ये है कि लोग अब तमाम प्रूफ्स जो पतन की रिपोर्ट आपके सामने है, तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स आपके सामने है। तो इस वक्त आप एक बहुत बड़े हुकूमत को और इस पार्लियामेंट जो इस वक्त की पार्लियामेंट बनाई हुई, इसको बहुत बड़े चैलेंज है कि वो अवाम की मर्जी के मुताबिक जब तक नहीं बनेगी उस वक्त तक अवाम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो दुरानी साहब, आप खुद सियासतदान हैं, आपने काफ़ी हुकूमतें देखी सर, अपोजिशन भी देखी, हुकूमतें भी देखी, सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन जो स्टोरी और जो अलफ लेना की कहानी जो है वो हमें नज़र आई अलीमीन गंडापुर साहब की, यहाँ पे डी चौक में, चाइना चौक में, और फिर केपी हाउस में रुपोशी। वो कहते हैं कि मैं एक चौकी पर जो है वो रुपोश हो गया, छुप गया, फिर वहाँ से पैदल चला, और फिर पूरी एक कहानी है सर। तो आप क्या इस कहानी को कैसे देखते हैं कि इस पे कोई बंदा जो है वो यकीन कर सकता है? देखिए, ये जो कहानी आपने बताई है, 2 कहानियां हमारे सामने हैं। एक वो कहानी है जो वजीर दाखिला ने सुनाई थी, जी जी, और दूसरी वो कहानी है जो अली अमीन साहब ने सुनाई। अच्छा, हाँ, आप जो अगर मैं तो देखें, मैं एयर से पे तो चलता नहीं हूँ। मैं अब वी लॉगर्स की या मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के डिफरेंट अकाउंट से उठने वाली फैलाई जाने वाली खबरें हैं, मैं उनके ऊपर तो कमेंट नहीं करूंगा। मेरे सामने ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे की तायद करती। वजीर दाखिला कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है, और वजीर आला साहब कह रहे हैं कि मैं हुकूमत से बच के निकल आया था और मैं छुपा रहा और मैं फिर केपीके पहुंच गया। तो अब इसमें से आप क्या निकाल लेंगे, और मतलब कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसमें से बिल्ड कर लेंगे? दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दोनों हुकूमतें एक ही बात कर रही हैं, बज़ाहिर आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और वो एक दूसरे की मुखालफत में ये बात कर रही हैं। तो ये सारा सिचुएशन जो है वो तो उनके बयानात को ही मेरे लिए, इसके अलावा अगर कोई और एविडेंस आप ले आएंगे तो मैं उस पर कमेंट कर दूं। ठीक है दुरानी साहब, ये जो सियासी इंतशार मुल्क में है,
पार्लिमान के अंदर भी हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा जो है वो हंगामा रही, और पार्लिमान के बाहर भी जो है हम देखते हैं कि सूरत ऐसी है। तो सर क्या समझते हैं कि इस सियासी इंतशार को, जिसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, सर इसको कम करने के लिए कुछ हो सकता है? सर देखिए, ये जो सारा इस वक्त का, देखिए 3 किस्म के इंतशार इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं जी। पहला है मुआशी इंतशार है, दूसरा जो है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और तीसरा जो है एक सियासी इंतशार है जो मुल्क के अंदर चल रहा है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इन तमाम जो मसाइल हैं इनका हल जो है वो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के अलावा किसी चीज में नहीं है। ठीक है। और हमारे सारे दोस्त जो है वो यही मशवरा भी दे रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर सियासी मफाहमत के जरिए सियासी टकराव को कम करके आगे बढ़ने का एहतमाम करें। ठीक है। और उसके लिए मैं, आपको पता है, मैं पिछले 1 साल से सिर्फ, कल मैं खुद बल्कि केपी असेंबली गया था, वहां जाके भी मैंने यही बात कही कि भाई मैं तो यहाँ पे मफाहमत और एक दूसरे के लिए एहतराम जो है उसका पैगाम लेकर आया हूँ, यकजहती का पैगाम लेकर आया हूँ, क्योंकि हम एक कौम है। ये वो पाकिस्तान है जिसकी तामीर का आगाज जो है फाटा से हुआ था। कायदे आज़म को वहां के तमाम अकाबरीन जो थे उन्होंने वेलकम किया था, और फिर उसी तरह से ये जो है वो मतलब मामला आगे बढ़ता रहा। तो लिहाजा अगर इन तमाम हकाइक की रोशनी में देखा जाए तो इस वक्त हमारे पास ये तरीका नहीं है कि हम सूबों के दरमियान लकीरें खींचें, हम अटक पे लकीर खींचें, हम मोटरवेज के ऊपर खंदकें बनाएं और हम एक सूबे के लोगों को दूसरे सूबे में आने से रोकें। देखें, ये सूबे सबके सूबे हैं, ये मुल्क सबका मुल्क है, और इस मुल्क को सबने मिलके चलाना है। तो हमें अब टकराव के बजाय मफाहमत और मफाहमत के साथ आगे चलना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका रास्ता एक ही है, जी। वो ये है कि आइन की सरबलंदी करें और आइन को मोहतरम माने। और दूसरी बात यह है कि अवाम की राय और अवाम के वोट के आगे अपने सर को खम कर दें। मैं किसी का मुखालिफ हूं तो होगा, लेकिन अगर अवाम उसको वोट देते हैं तो मैं उसको तस्लीम कर लूं। इसके अलावा क्या रास्ता है आपके पास? तो इसलिए हमारे पास मफाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आइन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये मुल्क जो है किसी एक सूबे के वजीर आला का नहीं है या दूसरे सूबे के वजीर आला का नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों का है, और इस मुल्क के अंदर लकीरें नहीं खींची जा सकती। अगर आप सूबों के दरमियान लकीरें खींच रहे तो कल आप फिर जिलों के दरमियान लकीरें खींचेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये इंतजामी यूनिट्स हैं एक ही मुल्क के, इकाइयां हैं एक ही मुल्क की। इस मुल्क को एक ही रहना है तो इन सबको एक ही तस्लीम करना पड़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त का। इधर दुरानी साहब, मुझे यहाँ लेनी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आईनी तरमीम की, और हम बात कर रहे हैं 25 अक्टूबर की कि क्यों 25 अक्टूबर को जो है इतना खौफ या उससे डिस्कस क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर हैं और सीनियर सियासतदान हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा सर, आप क्या देख रहे हैं? हर तरफ आईनी पैकेज का शोर है, 25 अक्टूबर का शोर है कि पता नहीं 25 अक्टूबर के बाद क्या हो जाएगा। 25 अक्टूबर जाहिर सी बात है, एक तो अक्टूबर पाकिस्तान के हवाले से बड़ा खतरनाक महीना है। 12 अक्टूबर सन 99 में मार्शल लॉ लगा था जी, 27 अक्टूबर 58 को मार्शल लॉ लगा था, और भी बहुत से वाकयात हैं। ज़लज़ला आया था। 25 अक्टूबर जस्टिस फाइज ईसा की तो रिटायरमेंट की तारीख है, और जो नॉर्मल ममालिक होते हैं उसमें तो ये इवेंट कभी डिस्कस भी नहीं किया जाता। इंडिया में अगर या किसी और जगह चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा हो तो वो मेरा ख्याल है एक दफा भी नहीं डिस्कस होगा जी। और यहाँ सारा का सारा फोकल पॉइंट जस्टिस फाइज ईसा है। मतलब अगर कोई और शख्स हो जो अपना तारीख में नाम अच्छे तरीके से छोड़ना चाहता हो तो वो तो पहले से ही ऐलान कर देता जबकि कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कि ना मैं इस
चीज में इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने में। इतना कंट्रोवर्शियल बंदा चीफ जस्टिस क्यों रहना चाहते हैं? तो एक तो सबसे बड़ी वजह ये है, और हुकूमत चाहती है फायज ईसा इसलिए हो कि वो उनके लिए जाहिर है जो फैसले करते हैं और वहां से जहां से उन्होंने बल्ले का निशान लिया था, वो बहुत बड़ी खिदमत थी हुकूमती पार्टीज के लिए, कि उनके लिए राह हमवार हुई थी कि इलेक्शन में वो उनका मुकाबला उस पीटीआई से नहीं होगा, बल्कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से होगा। तो वो एक ऑलरेडी फिर उसके बाद और भी जितने भी फैसले आए हैं उन्होंने इसी तरफ इशारा किया है। 2024 के इलेक्शन के हवाले से, जिसको पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है PMLN वाले और PPP वाले भी नहीं कहते हैं, MK वाले भी नहीं कहते हैं कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट थे, वो इलेक्शन कमीशन की तारीफें करते हैं। अभी आप खुद सोचें कि यार ये कोई नॉर्मल ऐसे कोई बातें कर सकता है जी कि जी कम से कम आप ये तो कहें कि जी हाँ एक बहुत बड़े तबके की रिजर्वेशंस हैं और इंसाफ होना चाहिए। आप तो इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे, तो ये अगर कोई डिमांड कर रहा है इंसाफ, वो कह रहा है जो रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला सुना दिया वही फाइनल तसव्वुर किया जाना चाहिए, और हमें तस्दीक नहीं करनी चाहिए उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की पैसे कि ये फॉर्म 47 के मेंबर है। तो जाहिर सी बात है हुकूमत ऐसे ही चीफ जस्टिस चाहती है कि जो सबसर्विएंट हो एग्जेक्टिव, और हमारा जो आइन का ढांचा है उसमें जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट फोकल पॉइंट है वो है ही ये कि एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होगा जिसमें एक जुडिशरी का बहुत कलीदी रोल होता है, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जेक्टिव होती है, ताकि वो एग्जेक्टिव के ताबे ना हो, ताकि वो इंडिपेंडेंट फैसले करे बगैर डर और खौफ के, बगैर कोई ऐसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के हवाले से कि जी अगर मैंने सख्त फैसला कर दिया तो मुझे मेरे जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो कम हो जाएंगे, या मुझे प्लॉट नहीं मिलेगा, इसलिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है, बगैर खौफ के, बगैर। और एक पाकिस्तान की तारीख है तो बहुत ही खराब तारीख है जुडिशल फैसलों के हवाले से। तो जाहिर सी बात है इस हवाले से जो लोग दोनों साइड्स पर हैं, दोनों के लिए वो जो कि अपोज कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए हमारी अदलिया, और जो हुकूमती लोग हैं वो चाहते हैं कि हर तरीके से इनको बचाएं और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहे कि ताकि जितनी देर तक तुम दे सके हुकूमत। ये है बेसिकली। तो सर वज़ीर दिफा क्यों परेशान है कि 25 के बाद जो है वो कोई ऑडिट हो सकता है या कोई इलेक्शन का लज़म करार दिया जा सकता है? सबसे मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं कहता जी बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ऑडिट होना चाहिए, ताकि साफ शफाफ इलेक्शन जो वो क्लेम करते हैं 2024 के हुए थे तो देख लेंगे कि जी वो किसके। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, आप कह रहे हैं कि जी एक कोई चीज चोरी हुई है, डाका पड़ा है इतना बड़ा, आप कह रहे हैं उसका ऑडिट भी नहीं होना चाहिए, और कह भी रहे हैं उनको तफ्तीश करने के लिए जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने सारा बेड़ा गर्क किया और इलेक्शन कमीशन ही की तरफ कह रहे हैं कि जी ये अगर किसी ने कुछ करना है शफाफियत के हवाले से इलेक्शन कमीशन करे। बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए और भरपूर अंदाज में होना चाहिए, और सच का सच होना चाहिए, झूठ का झूठ सामने आना चाहिए। ये इंसाफ के तकाते हैं, मुल्क ऐसे जबरदस्ती तो नहीं। फिर आप इलेक्शन ही ना करवाते, फिर मतलब इलेक्शन करवा के और फिर मैंडेट ना तस्लीम करना, फिर साथ में दूसरे जुमले में एग्जाम्पल देना ईस्ट पाकिस्तान की। ईस्ट पाकिस्तान इसलिए टूटा था कि हमने वो बंगालियों का मैंडेट नहीं एक्सेप्ट किया था, और यहाँ आप कह रहे हैं कि यहाँ मैंडेट एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे कि वो जो जमात है वो दहशतगर्द जमात है, इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहे। भाई वो दहशतगर्द है, आपके हिसाब से दहशतगर्द हो सकती है, पाकिस्तान के आइन के हिसाब से नहीं है, किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि वो दहशतगर्द जमात है। तो ज़ुबैर साहब ये जो आइनी पैकेज सर आ रहा है, काफ़ी तगदो हो रही है कि 25 से पहले ये आइनी तरमीम जो है मंजूर करवा ली जाएँ। तो कभी बिलावल साहब फरमाते हैं कि आइनी कोर्ट बन के रहेगी, कभी कहीं से हम सुनते हैं कि एक भरपूर किस्म का आइनी पैकेज जो है वो तैयार है और राब्ते किए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी सर? मतलब मैं आई होप आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, अल्लाह करे, लेकिन मुझे लगता है कि वो नंबर्स कर लेंगे। लेकिन वो जो 63A में तरमीम की गई है वो किस लिए की गई है? अच्छा, उसमें दोनों तरफ पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं और लॉजिक भी होता है कि जी होना चाहिए, पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट देना चाहिए, उनके जो वो ग्रुप है उनके पास भी बड़े अच्छे लॉजिक होती है, जो उसके मुखालिफ हैं कि नहीं होनी चाहिए उनके पास भी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त
वो 63A की राह हमवार क्यों की गई इस वक्त, और वो भी आप अगर उसको थोड़ा सा पीछे देखें कि एक रात को ऑर्डिनेंस इशू करते हैं प्रेसिडेंट, हाँ। कि जी वो जो कमेटी है जो वो केसेस लगाती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जी जो जरूरी नहीं है 1 2 3 हो, 1 और 2 होंगे सीनियर मोस्ट और सेकंड सीनियर मोस्ट, और उसके अलावा चीफ जस्टिस की मर्जी है। हाँ। तो उन्होंने विद इन आवर्स ऑफ दैट अभी लाइटनिंग स्पीड से जस्टिस फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को ले आए, और उन्होंने वो 63A उसी दिन सेट कर दिया डेट, और 2 दिन में फैसला सुना दिया। तो इस वक्त ऐसी क्या इमरजेंसी होगी थी? हमेशा टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट कि भाई आप ये जो फैसला कर रहे हैं इसका बेनिफिट किसको होगा, और इस वक्त क्यों कर रहे हैं? आप महीने बाद कर लेते, आईनी पैकेज के बाद कर लेते, अगर जरूरी था भी तो आप 25 नवंबर की डेट रख देते, तो कम से कम लोगों को फिर ये लगता कि यहाँ 2 साल से सर पेंडिंग थी ना, ये 2 साल से पेंडिंग थी, तो भाई 2 महीने और पेंडिंग हो जाती। मैं कहने का मतलब ये है कि ये इस वक्त तो जाहिर सी बात है एक अमेंडमेंट है, सारे पाकिस्तान को पता है कि नंबर्स मुश्किल हो रहे हैं। मौलाना साहब के आगे पीछे इसीलिए घूम रहे हैं ना कि नंबर्स नहीं, तो नंबर्स अब आपने वो राह हमवार कर दिया, और किसी न किसी तरह से वो जो पीटीआई के लोग तोड़ के, अब सबसे बड़ी बात ये ना कि आप एक आईनी पैकेज ऐसा लेके आ रहे हैं जिसकी बुनियाद ही आप एक गलत तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से रख रहे हैं कि उनके बंदे तोड़ के आप उनके वोट लेंगे। और ये भी मैं आगे बता दूं आपको, जी। उसमें जो 63A की जो तशहीर है, इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि उनका वोट काउंट होगा जो अब लेटेस्ट है, लेकिन वो दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड अगर चेयरमैन और द प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिखेगा। अब जैसे जब बैरिस्टर गौहर लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम तो आपको चेयरमैन मानते ही नहीं, अब तो इलेक्शन ही अभी तक मतलब ज्यादा वो कंट्रोवर्शियल है, और इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। जी चीज मतलब कोई कानून है ही नहीं ना। तो सर फिर होना क्या चाहिए? देखें अब जो सियासी पारा है वो तो बड़ा हाई है, आपने तहरीक इंसाफ का भी एहतजाज देखा, अली बिन गंडापुर साहब की भी कहानी सुनी, और वो कहते हैं मैं दोबारा जो है वो लाहौर लश्कर लेके आऊँगा, तो ये फिर कोई टेम्परेचर सर कोई कम हो सकता है? नहीं, कोई कम नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल डेडलॉक है इस वक्त तो, और ये डेडलॉक जाहिर है मुल्क के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन इसमें जो इतने गैप है, अब किसी को डरा धमका के, मुझे नहीं पता अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर आप जबरदस्ती जोर जबरदस्ती एहतजाज को रोकने के लिए अगर आप कुछ करें तो वो एक और बात है। लेकिन मेरी अपनी राय में जो सिविल सोसाइटी है, सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, पीटीआई तो है ही है, लेकिन सिविल सोसाइटी लीगल कम्युनिटी जो है उसमें बहुत बड़ा तबका ये फील करता है कि ये अमेंडमेंट्स नहीं होनी चाहिए, और वो सही फील करते हैं कि ये अमेंडमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ पीटीआई का काम नहीं है, एहतजाज करना सबका काम है। जैसे लॉयर्स मूवमेंट जब हुई थी 2007 में, तो सब निकले थे, सिर्फ कोई पीएमएलएन या पीपीपी वाले नहीं निकले थे, तमाम जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स है सोसाइटी के वो निकले थे, और उनकी वजह से मुशर्रफ को रिट्रीट करना पड़ा था। तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही पाकिस्तान के लिए अहम मोड़ है, क्योंकि एक दफा वो लॉ बन जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगी, कानून बन जाएगा, फिर आप लड़ते रहें कि क्या होना चाहिए था और ये तो सही नहीं है, क्योंकि वो एक लॉ बन जाएगा ना। वो लॉ ऐसा है कि जी रेड लाइट पर आप तोड़ सकते हैं सिग्नल, तो एक दफा बन जाए तो फिर तो रेड लाइट पर सब गुजरेंगे ना, फिर आप कोई पुलिस वाला रोक तो नहीं सकता कि जी आपने कानून तोड़ा हुआ है। कानून कैसे, कानून तो कहते ही है कि रेड लाइट पर आप जा सकते, तो कानून एक अच्छे से अच्छा जज भी हो, जस्टिस बाबर सत्तार या मंसूर जस्टिस या जो भी अच्छे जज हैं, वो तो उनको उसी पर अमल दरामद करना पड़ेगा जो कानून बन जाएगा। तो सर कहते हैं कि आईनी कोर्ट जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद है, मोर देन 50 कंट्रीज में जो है वो आईनी कोर्ट चल रही है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अपने एक बैकग्राउंड है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में नहीं है जी। अब उनके देखें, एक तो वहाँ क्या, अगर आप जर्मनी के काबीना के लोगों को देखेंगे, पार्लियामेंट के लोगों को देखेंगे, वजीर आजम को देखेंगे, कोई भी इस किस्म की उंगली नहीं उठा सकता कि ये अपने पावर को
बढ़ाने के लिए, हर कानून पास करने के लिए तैयार हो जाए। कोई अभी वो चांसलर थी जर्मनी में जहाँ ये है मर्कल, तो वो उनके ऊपर कोई इल्जाम है कि जी उन्होंने अपनी हुकूमत को दूध देने के लिए, पाकिस्तान में बैकग्राउंड क्या है पाकिस्तान का, बिल्कुल मुख्तलिफ बैकग्राउंड। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है वो कहीं और नहीं है। तो यहाँ एक बिल्कुल डिफरेंट, यहाँ की जो जुडिशियल हिस्ट्री है उसके हिसाब से, जैसे जस्टिस मुनीर जो थे, या वो जजेस जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ फैसला दिया था, या वो जजेस जिन्होंने पीसीओ पर हल्फ उठाया था, या वो जजेस जिन्होंने माशाल्लाह को जस्टिफाई किया था, ये कि दुनिया में तो नहीं होता ना। तो आप एग्जाम्पल, आपको इस वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इस वजह से चाहिए। अब फेडरल कोर्ट का जो, अब आपने पहले 90 की दहाई में फैसला किया जो स्मूथली चल रहा था, यदि कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं फेडरल कोर्ट एक तो टूथब्रश कर देंगे आप सुप्रीम कोर्ट को, उसके पास सिवाय जमीनों के और मर्डर्स के फैसले करने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। जो सही कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, पॉलिटिकल केसेस होंगे सारे फेडरल कोर्ट में जाएंगे। फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस इस अमेंडमेंट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये प्राइम मिनिस्टर जो कि ऑलरेडी उनके मुतनाज़ा पोजीशन है बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस 2024, वो अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस। चलें ठीक है जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन मुझे यहाँ लेने एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। नंबर गेम पूरी हो रही है, नहीं हो रही, बड़ी कन्फ्यूजन है। कभी कहा जाता है मौलाना साहब मान गए हैं, कभी कहा जाता है कि मौलाना साहब नहीं मान रहे, और कभी कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी जो है वो हुकूमत का साथ देंगे और ये तरमीम जो है आसानी से मंजूर हो जाए। लेकिन तरमीम पर जो है वो काफ़ी एतराज़ है लोगों को, अपोजिशन जमातें जो हैं वो एतराज़ कर रही हैं, वकला बिरादरी जो है वो एहतजाज कर रही है और ये कह रही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। इससे बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया अहमद महबूब साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर बताइएगा, जो आईनी तरमीम आ रही हैं सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? ये ज़रूरत है वक्त की आप समझते हैं, या इसको बाद में भी किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनकी कोई लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन तो उस पैकेज का दस्तयाब नहीं है। जी वो वर्बल बातें हैं, कुछ बातें बताई हैं, कुछ एक पुराना ड्राफ्ट था 54 पॉइंट्स पे मुश्तमिल। जी वो कई लोग कहते हैं वो आउटडेटेड हो गया है। कल पीपल्स पार्टी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो 25 पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक नया पैकेज बना रहे हैं। तो एक तो पहली बात यह है कि यार वाज़ेह सी बात है कि वो पैकेज में क्या है और क्या नहीं है, किसके ऊपर कमेंट किया जाए। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि वकीलों की तंजीमों के साथ कोई मशवरा नहीं किया जा रहा। मैंने आज देखा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी तजावीज़ भेजी हैं सर। जी, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट ने हमें मसवदा दिया था, हमने उसको रिव्यू करने के बाद उसके ऊपर अपना कमेंट भेजा, वो बड़ा तफसीली है। तो इसका मतलब यह है कि वो भी वकला की एक नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब वो तो है। बाकी लोगों के साथ ज़्यादा खुल के कंसल्टेशन होनी चाहिए, इस पर कोई शक नहीं। और वो मसवदा जो है वो पब्लिक भी होना चाहिए, ये भी दुरुस्त है, ताकि लोग उसके ऊपर अपनी राय कायम कर सकें। लेकिन वो नहीं हुआ। आपको पता है 18वीं तरमीम का मसवदा भी बहुत राज में रखा गया था और वो पॉलिटिकल पार्टियों के सिवाय एक दो बंदों के अलावा बाकी किसी को पता नहीं था। ठीक है। और जब फाइनलाइज हो गई थी और असेंबली में पेश हुई थी, उसी वक्त ही पता चला था कि उसके अंदर क्या है। वो सियासी तौर पे वो समझते हैं कि इस तरह की चीज़ अगर पब्लिक हो जाए तो उसके पास होने के इम्कानात कम हो जाते हैं, बैकलैश हो जाता है, प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। तो ये सियासी मामलात हैं। ये अमेंडमेंट्स भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अवामी मुतालबा हो कि ये वो किया जाए या वो किया जाए, ये तो सियासी मामला है। हाँ, पाकिस्तान नवाज और पीपल्स पार्टी का एक मुतफ़िका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, उनके मंशूरों में भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की जाए, तो ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। तो वो तो मेरे ख्याल में लेकिन एक हद तक उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जी। लेकिन सर आप समझते हैं जो हालात चल रहे हैं
जैसे कि अब ज़ाहिर बात है हुकूमत के पास नंबर तो नहीं है, उसे लामवाला जो है वो JUFA के साथ मिलना पड़ेगा। कुछ कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अरकान भी वोट दे सकते हैं। तो आप नहीं समझते कि एक ऐसी मुतफ़िका आईनी तरमीम जो है वो आनी चाहिए जिस पे तमाम सियासी जमातें मुतफ़िक हों? देखिए, आइडियल बात तो यही है कि आईनी तरमीम के मामले में बहुत अच्छा हो कि अगर वसी तर इत्तफाक राय के साथ पास की जाए, यानी कोई इतने बड़े इख्तलाफ राय के साथ ना हो। लेकिन ये कभी प्रैक्टिकल बात है कि ये नहीं हो पाता, इसलिए कानून के अंदर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि पूरा इत्तफाक राय हो। लेकिन बहुत अच्छी बात है, जमहूरियतों में इस बात को पसंद किया जाता है। लेकिन इवन इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज में भी, मसलन अमेरिका में भी, बरतानिया में भी बारहा ऐसी तरामीम हुई हैं जिसके ऊपर बहुत इख्तलाफ राय था, आइडियोलॉजिक में बहुत इख्तलाफ राय था, तो वो फिर कम अक्सरियत से पास हुई। लेकिन बहरहाल वो सिलसिला है, वहाँ पे तो यहाँ पे भी हो सकता है। अगर पास हो जाए 2/3 के साथ तो फिर कहना पड़ता है कि वो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे तो दुरुस्त होगा, लेकिन जमहूरी तौर पे शायद वो इतना दुरुस्त ना हो। लेकिन अहमद साहब, गवर्नमेंट भी कह रही है और काफ़ी जो लोग हैं उनका भी कहना है कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं वो वक्त की ज़रूरत है, उसे करना चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं कोर्ट्स के, अदलिया के, जैसे हमारा जो रेटिंग नंबर है अदलिया का, उसको देखते हुए और जो केसेस पेंडिंग हैं अहमद साहब, उनको देखते हुए, तो आप नहीं समझते कि एक तफसीली, एक मुफस्सल जो है वो जो जुडिशल रिफॉर्म पैकेज है वो आना चाहिए, जिसमें आईनी कोर्ट भी शामिल है, बाकी भी चीज़ें शामिल हैं? जी बिल्कुल, वो भी आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये भी बड़ा मुफस्सल है। अगर इसके अंदर भी 54 पॉइंट्स थे, अब 25 हैं, तो ये भी बड़ा मुफस्सल है। लेकिन यह बात यह है कि आइन के अंदर तरमीम की ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं होती। ये डायनामिक डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर ज़रूरत महसूस होती है, फिर चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं वो अगर इस पर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके लिए इत्तफाक राय नहीं है तो उसके लिए इत्तफाक राय की कोशिश करके अगला पैकेज भी आ सकता है। इस तरह देखें, बहुत सी ऐसी बातें हैं। मिसाल के तौर से इस वक्त आप जितनी चाहे नशिस्तों के ऊपर बैक वक्त इलेक्शन लड़ सकते हैं। उससे जब एक शख्स 6-7 सीटों पे जीतता है और फिर एक रख के बाकी 5 को खाली करता है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो उससे बड़ा पैसा ज़ाया होता है। तो इस पर भी कोई पाबंदी लगनी चाहिए, कुछ लिमिट होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। लेकिन जाहिर है कि सबके ऊपर सियासी जमातों का अगर इत्तफाक राय ना हो तो सब चीज़ें तो नहीं हो सकती, लेकिन जो हो सकती है वो हो जाए और बाकी चीज़ों के लिए इत्तफाक राय की कोशिश जारी रखी जाए। ठीक है अहमद साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है पार्लियामान पर और आप जो पार्लिमानी कार्रवाई है उसके पे बड़ा तजिया है आपका। सर थोड़ा सा समझाइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इलेक्शन कमीशन और वर्सेस पार्लियामान जो चल रही है स्पेशल सीट्स पर, स्पीकर ने भी ख़त लिखा और फिर बताया जा रहा है कि कुछ पार्लियामानी लीडर्स ने भी स्पीकर को ख़त लिखा है कि वो अपने जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उस पर अमल दरामद के लिए जो है इलेक्शन कमीशन से रब्ता करे। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक सर फैसला नहीं किया, तो आप का क्या ख्याल है कि ये मामला हल हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, या फिर वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही अमल करना पड़ेगा? मुझे तो डर यह है कि ये मामला भी शायद आने वाली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही तय करेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। लेकिन मेरी जो थोड़ी सी फहम है वो ये है कि जब कोई कानून पास हो जाए पार्लियामेंट की तरफ से और उस कानून को खिलाफ आइन भी करार ना दिया गया हो, तो फिर कानून का दर्जा सुपीरियर होता है, क्योंकि अदालतें तो कानून के दायरे के अंदर रह के काम करती हैं जी। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा तो माहिरीन कानून ही कुछ कह सकते हैं, उनके ऊपर भी इत्तफाक राय नहीं है। उनमें से भी कुछ एक बात कहते हैं, कोई दूसरी बात कहते हैं। लेकिन एक मुतनाज़ा बात हो गई है और इस तनाज़े से फ़ायदा उठाते हुए मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया और कौमी असम्बली ने भी उसके ऊपर अपनी सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन को पुराने जो सिस्टम था उसके मुताबिक कर दिया है।
तो सर ये जो कहा जा रहा है कि बड़ा कि 25 अक्टूबर को बड़ा कोट किया जा रहा है कि शायद 25 अक्टूबर के बाद जो है वो इलेक्शन ऑडिट हो सकता है, इसलिए जो है वो हुकूमत के भी वज़रा को टेंशन है और वज़ीर दिफा भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि 25 के बाद जो है वो शायद ऑडिट जो है वो इलेक्शन कलअदम करार दे दी जाए। तो कोई आइन में गुंजाइश है या कोई कानून कहता है कि एक जो इलेक्शन हुआ हो एक साल बाद या कुछ महीने बाद जो है वो उसे कलअदम करार दे दी जाए, ये ऑडिट हो सकता है? देखिए, जो हमारी कोर्ट्स ने बारहा ऐसे फैसले दिए हैं जिनका आइन और कानून से बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक नहीं होता जी, लेकिन वो ऐसे फैसले दे देती हैं जो कि हमारी तारीख को बहुत डिसरप्ट कर देती हैं। आप बाद में उसको तस्हीह भी करती रहती हैं। मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो केस है, उसको अभी हाल ही में आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि वो गलत उसकी प्रोसीडिंग्स हुई थी, वो ठीक नहीं था, वो सज़ा भी ठीक नहीं थी। अभी 63A के मामले में जो डिफेक्शन की का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसकी जो ताबीर सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसके ऊपर तकरीबन इत्तफाक कराया है कि वो बहुत ही गलत ताबीर थी और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिव्यू पिटीशन में उसको रिवर्स किया है। इस तरह और भी बहुत से फैसले हैं जो कोर्ट्स ने, वो स्टील मिल का केस हो, रेकोडिक का केस हो, जिसने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात में डाला है। तो एक कोर्ट में महसूस करता हूँ कि बाज़-औक़ात अपने दायरा-कार से बाहर निकल के या तो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की बुना पे या कुछ और कंसिडरेशंस की बुना पे ऐसे फैसले करती हैं जो आइन और कानून के दायरा-कार से बाहर जाके होता है। अभी इसके ऊपर बहस चल रही है बहुत से ऐसे फैसलों के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि खौफ इस वक्त ये है हुकूमत को कि अगर ये 25 तारीख को जब फायज़ ईसा साहब रिटायर हो जाते हैं और नए चीफ जस्टिस बन जाते हैं और नया सेटअप आ जाता है, तो वो सियासी बुनियादों पे कोई ऐसा फैसला ना कर दें जिससे कि फिर मामला वैसे डिसरप्ट हो जाए जैसे 63A का हुआ था। उस में पंजाब की हुकूमत जो थी वो फारग हो गई थी और PTI की हुकूमत बन गई थी। तो सियासी, और ये मैं नहीं कहता कि एक ही तरफ के सियासी फैसले होते हैं, दूसरी तरफ भी होते हैं। तो ये इस तरह के फैसलों से हुकूमत का ख्याल ये है कि 25 तारीख को एक बहुत बड़ा इम्कान है कि अगर वो उस वक्त तक नई कोर्ट ना बनाई जाए तो नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब को ऐसा ड्रास्टिक एक्शन ले सकते हैं जिससे पूरे सियासी निज़ाम को अपने ट्रैक से उतरना पड़ जाएगा। ये उनका खतरा है, मैं नहीं कहता कि वाकई सही है, लेकिन उनका खतरा है। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि 25 तारीख के आने से पहले पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसे बना दिया जाए ताकि उस किस्म के इम्कानात से जिसका उन्हें खौफ है वो बचा जा सके। तो सर पॉसिबल है जो हालात आपको लग रहे हैं, जो सियासी जो है वो कशमकश है, लड़ाई है, झगड़ा है पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी, तो कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी इस आइनी पैकेज को मंजूर करवाने में? ये ज़रा मुश्किल काम होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर पास हुआ भी तो बहुत मुश्किल से होगा। लेकिन एक देखिए डेवलपमेंट हुई है, 63A की जो ताबीर है उसको उन्होंने गलत करार दे दिया है तशरीह को। अब इसका मतलब यह है कि कोई भी MNA अगर अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ भी वोट दे देगा तो वोट तो काउंट हो जाएगा। जी। अलग बात है कि उसके बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वो कार्रवाई कामयाब हो या ना हो वो अलग बात है। लेकिन इससे एक रास्ता खुल गया है कि अगर कुछ ऐसे डिफेक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं तो अब उनको करने में आसानी होगी। अगर से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग हो भी सकती है। लेकिन ऐन मुमकिन है कि कुछ लोग जेन्युइनली ये फील करते हों कि उन्हें इस पैकेज की हमायत में वोट देना चाहिए और वो हिज़्ब इख्तिलाफ से उनका ताल्लुक हो। तो इसलिए अब इम्कानात कुछ पहले से बेहतर तो हुए हैं, लेकिन क्या वाकई इतने बेहतर हुए हैं कि ये पास हो जाएगी, इसके बारे में कहना मुश्किल है। क्योंकि बहुत अभी भी फ़र्क बाकी है जब हम गिनते हैं कि दोनों के दरमियान। जी। तो क्या वो इतने लोगों को कन्विंस कर पाएंगे अपने हक में वोट देने के लिए? ये तो सस्पेंस आखिरी वक्त तक बरकरार रहेगा। लेकिन सर एक और बड़ी जो इस सारी सूरत हाल से कन्फ्यूजन है वो ये कि सर के अभी तक जो है वो ऐवान मुकम्मल नहीं हुआ, स्पेशल सीट्स का मामला अभी तक जो है वो हल तलब है। कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी ऐसी सूरत हाल है। तो कानून आइन क्या कहता है सर कि ऐवान जो है वो इसी तरह चलता रहेगा या कोई इसमें कोई और भी कुछ हो सकता है सर?
नहीं, ये सीटें खाली होने की वजह से अगरचे बहुत अफसोसनाक है, सीटें खाली नहीं होनी चाहिए और इतने अरसे के लिए तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप देखिए ना, 22 के करीब सीटें कौमी असम्बली की खाली है। जी जी। उस तरह कौमी असम्बलियों की बना लें तो टोटल 77-78 सीटें खाली हैं। इतनी सीटें खाली नहीं होनी चाहिए। जी। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक अगर ये खाली हो भी सही और कोरम पूरा हो जाता हो तो उसकी वजह से आईनी तरमीम भी ना कोई कानून के पास होने में भी कोई वो उसी तरह लेजिटिमेट होती है जैसी वो सीटें खाली ना होने की सूरत पे लेजिटिमेट होगी। तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। वो अगर आईनी तरमीम में 2/3 ऑफ द टोटल नंबर वो हासिल कर लेते हैं तो फिर सीटें खाली हैं भी सही तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अहमद साहब बहुत शुक्रिया। ये थे अहमद बिलाल महबूब साहब जो हमसे बात कर रहे थे, जो सूरत-ए-हाल है पार्लिमान की और जो सूरत-ए-हाल है आइनी तरमीम पैकेज की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।